हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्लास है हमारी। तो ध्यान से समझिएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि आप सभी को पता है, मैटर इज समथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस इज नोन एज मैटर। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, देखो, एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। जैसे कि वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दे सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रिएक्शन देगा, SO2 अपनी रिएक्शन देगा, HCl अपनी रिएक्शन देगा। तो एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। These properties can be classified into two categories: physical properties and chemical properties. जो physical properties हैं, color, order, melting point, boiling point, density, etc. ये जो properties हैं, ये हमारी physical properties। chemical properties जैसे composition, combustibility, reactivity with acids, bases, etc. मतलब chemical reaction एक तरीके से। So properties of matter and their measurement में physical properties can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. Physical properties को हम change कर सकते हैं या observe कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज heat हो रही है, तो मैं देख के ये कह सकता हूँ कि हाँ, ये heat हो रही है। तो physical properties can be observed और measured without changing the identity। हमने उसकी identity change करी नहीं है और हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं। और द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड, जैसे H2O अभी भी H2O है, चाहे मैं उसे ठंडा कर दूं, बर्फ जमा दूं, आइस बना दूं या फिर उसे बॉईल कर दूं, वो H2O ही रहेगा। तो हमने कोई आइडेंटिटी और उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं किया, हमने बस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर किया कि किस पॉइंट पे ये बॉईल हो गया, किस पॉइंट पे ये फ्रीज हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। The measurement or observation of chemical properties require a chemical change to occur। ठीक है, the measurement or observation of chemical properties requires a chemical change to occur। The measurement or observation of chemical properties requires a chemical change to occur। Measurement of physical properties does not require occurrence of a chemical change। Important point है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि उस सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एटसेट्रा अगर आपको चेक करने हैं तो जरूरी नहीं है कि उस सब्सटेंस में कोई केमिकल चेंज आप करें। द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड दिस इंक्लूड एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आर व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस। उस सब्सटेंस की जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, वो किस टाइप की रिएक्शंस देते हैं, कौन कंबस्टिबल है, कौन कंबस्टिबल नहीं है, कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक है। ये हमारी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करूं और मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ देखूं, तो आप क्या कहेंगे? क्वांटिटेटिवली quantitative measurement of properties is required quantitative measurement of properties is required for scientific investigation। many properties of matter such as length, area, volume, etc. these are quantitative in nature। जैसे लेंथ कितनी है, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, एरिया को लेंथ की टर्म्स में मेजर करेंगे, जैसे कितने मीटर स्क्वायर है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितने इंचेस है, एटसेट्रा। वॉल्यूम मीटर क्यूब है, मिलीलीटर है, लीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। These things are quantitative in nature। Any quantitative observation or measurement is represented by a number followed by units in which it is measured। For example, आप देख सकते हैं, length of a room can be represented as 6 मीटर। यहाँ पर जो 6 है वो एक नंबर है और m डिनोट कर रहा है मीटर। The unit in which the length is measured, m क्या डिनोट कर रहा है? यूनिट जिसमें हम इस लेंथ को मेजर। अर्लियर टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स वर देयर, एक था इंग्लिश सिस्टम और एक था मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम व्हिच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th century was more convenient as it was based on the decimal system।
later need of a common standard system was felt by the scientific community. Such a system was established in 1960 1960 and it is discussed in detail below. चलिए वन बाय वन सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करते हैं. जो हमारा सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब एसआई सिस्टम, अब उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच आप इस तरीके से बोल सकते हैं, was established by the 11th General Conference on Weights and Measures CGPM from Conference General des Poids at Measures. ये इसका कौन सा कन्वर्जन है? फ्रेंच. The CGPM is an intergovernmental treaty organization created by diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875. So जो पॉइंट की बात है वो ये है कि SI system has 7 base units. Important point is that SI system has 7 base units and they are listed in the tabular form. I will show you the tabular form. These units pertain to the 7 fundamental scientific quantities and the other physical quantities such as speed, volume, density, etc. can be derived from these quantities. जो हमारी 7 जो हमारी बेस यूनिट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और जो बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे कि स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गई, डेंसिटी हो गई, ये इन्हीं क्वांटिटी से ड्राइव की जा सकती हैं. ठीक है, एरिया हो गया. तो ये हमारी बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स. कितनी बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं? ये हमारी 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज. आप फर्स्ट क्वांटिटी देखेंगे लेंथ, जिसका सिंबल है स्मॉल एल. नेम ऑफ द एसआई यूनिट मीटर एंड सिंबल फॉर एसआई यूनिट इज स्मॉल एम. मैं रिपीट करता हूं, लेंथ जो कि हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी है. पहली फेज फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, जिसका सिंबल हम यूज करेंगे स्मॉल एल, जिसका जो नेम होगा एस की एसआई यूनिट का, लेंथ की एसआई यूनिट इज मीटर and the symbol for SI unit meter is small m. The next one you can see mass. Symbol for SI unit will be kilogram. It means you can say symbol for quantity mass is small m. Small m से हम mass को denote करेंगे. And name of the SI unit is kilogram. And symbol for SI unit is kg. क्या होगा? Small k, small g. नेक्स्ट आपकी टाइम. टाइम को जो हम प्रेजेंट करेंगे, जो हम सिंबल्स देंगे वो होगा स्मॉल टी. मतलब बेस फिजिकल क्वांटिटी इज टाइम एंड सिंबल फॉर दिस क्वांटिटी इज स्मॉल टी. नेम ऑफ द एसआई यूनिट इज सेकंड और उस एसआई यूनिट जिस से जो एसआई यूनिट है किसकी, टाइम की, उसका सिंबल होता है स्मॉल एस. नेक्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक करंट, कैपिटल आई इसका सिंबल हो गया इस क्वांटिटी का. एम्पियर इसकी एसआई यूनिट हो गई एंड स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए इस बार इस एसआई यूनिट का सिंबल होगा. सिंबल फॉर एसआई यूनिट इज कैपिटल ए. किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए. ठीक है, आई के लिए. नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर टी. Name of the SI unit is Kelvin and symbol for the SI unit is capital K. Next है amount of substance. कोई भी substance उसका amount को जो symbol होगा रिप्रेजेंट करेंगे N से small n. उसकी SI unit का symbol हो जाएगा मोल and उसकी SI unit हो जाएगी मोल MOLE and SI unit का symbol हो जाएगा MOL मोल. Luminous intensity. Luminous intensity is IV. Symbol for luminous intensity is IV and name of the SI unit is candela and symbol for the SI unit is CD. Small c, small d. So the definitions of SI base units are given in the table and the SI system allows the use of prefixes to indicate the multiples or some multiples of a unit. मैं रिपीट करता हूं, SI system allows the use of prefixes
to indicate the multiples or some multiples of a unit. देखते हैं, these prefixes are listed in the table. आप देख सकते हैं ऐसा सिस्टम क्या अलाउ करती है, यूज ऑफ प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स ऑफ ए यूनिट. किलोग्राम, ग्राम, इन सभी चीजों को हम देखेंगे. देखिए, पहला है मल्टीपल, उसका प्रीफिक्स किसके लिए वो मल्टीपल यूज करेंगे और उसका सिंबल. जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा मल्टीपल है वो है 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24. मल्टीपल क्या है, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24. उसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो करते हैं योक्टो. जैसे 1 योक्टोमीटर मतलब इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 मीटर. उसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल y स्मॉल m और योक्टो का सिंबल होता है स्मॉल y. नेक्स्ट है हमारा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 21 जिसको हम बोलेंगे जेप्टो, जिसका सिंबल स्मॉल z. नेक्स्ट है हमारा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 18 जिसको हम बोलेंगे एटो, ATTO, जिसका सिंबल होगा हमारा स्मॉल a. उसके बाद आएगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 जिसको प्रीफिक्स होगा फेम्टो और सिंबल होगा स्मॉल f. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 जिसको प्रीफिक्स होगा पिको, PICO और सिंबल होगा p. मान लीजिए मैंने कह दिया 1 पिकोमीटर, तो आप क्या कहेंगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर. 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 मीटर. अगर मैं कहता हूं नेक्स्ट नैनो इज 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मतलब 1 नैनो इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9. अगर मैं कह रहा हूं नैनोमीटर तो आप कहेंगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर. क्या कहेंगे आप, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 मीटर. अगर मैं कह रहा हूं 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मतलब माइक्रो, और माइक्रो मतलब म्यू इज द सिंबल और नैनो का सिंबल है स्मॉल n. तो आप क्या कहेंगे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 अगर मैं मीटर कहता हूं तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मीटर मतलब म्यू m विल बी द सिंबल. -6 हो गया माइक्रो के लिए, तो -3 हो गया मिली की. अगर मैं बात करूं मिली की तो 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मतलब मिली, जिसका जो प्रीफिक्स है और जिसका सिंबल होता है स्मॉल m मतलब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 मीटर. अगर मैं बात करूं -2 की तो 1 सेंटी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 2. इसके लिए ये मल्टीपल यूज करते हैं. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 के लिए डेसी यूज करते हैं. ठीक है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 1 मीटर. 10 मतलब डेका, DA जिसका स्मॉल DA सिंबल होता है और डेसी का स्मॉल D होता है और सेंटी का स्मॉल c होता है. 10 रेज़ टू द पावर 2 मतलब हेक्टो जिसका स्मॉल h सिंबल होता है. 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब किलो जिसका स्मॉल k सिंबल होता है. 10 रेज़ टू द पावर 6 मतलब मेगा, कैपिटल M सिंबल. 9 मतलब गीगा, 10 रेज़ टू द पावर 9 का मतलब गीगा, कैपिटल G जिसका सिंबल. 10 रेज़ टू द पावर 12 मतलब टेरा जिसका सिंबल होता है कैपिटल T. 10 रेज़ टू द पावर 15 मतलब पेटा जिसका सिंबल होता है कैपिटल P. 10 रेज़ टू द पावर 18 मतलब एक्सा जिसका मतलब होता है स्मॉल, जिसका कैपिटल सिंबल होता है कैपिटल E. 10 रेज़ टू द पावर 21 मतलब जेटा जिसका सिंबल होता है कैपिटल Z. मतलब मान लीजिए मैं कह लेता हूँ 1 जेटा मीटर, तो आप क्या लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 21 मीटर. 10 रेज़ टू द पावर 24 का मतलब होता है योटा मतलब कैपिटल Y इसका सिंबल होगा. तो ये हमारे मल्टीपल्स दिए हुए हैं कि किस प्रीफिक्स के लिए आप क्या मल्टीपल यूज कर सकते हैं. अगर सिंबल्स दिए होते हैं तो आप सिंबल्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल बता देंगे और प्रीफिक्स दिया हो तो आप प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग मल्टीपल बता देंगे. अब आता है नेक्स्ट हमारा मास एंड वेट. मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट. मास का मतलब क्या है, आपको सीधा सा पता है कि मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. कितना मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है. बट वेट क्या है, वेट मास दोनों अलग अलग चीजें. वेट जो होगा वो मास से रिलेट करेगा बट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग. वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसका वेट हम डिसाइड करेंगे. अगर ग्रेविटी चेंज होगी तो वेट चेंज हो जाएगा बट मास चेंज नहीं होगा. द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट वेयर एज वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द चेंज इन ग्रेविटी.
वेट चेंज हो सकता है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस। मैं आपको एनालिटिकल बैलेंस शो करता हूँ कि ये किस तरह का एपरेटस है जिससे आप मास को डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी। ये आपका लाइक व्हाट एनालिटिकल बैलेंस। इस एनालिटिकल बैलेंस में आप देख सकते हो द एसआई यूनिट ऑफ मास आपको पता है किलोग्राम होती है। पहले एनालिटिकल बैलेंस को एनालाइज करते हैं। एक बीम यहाँ पर दी हुई है, ये एक राइडर कैरियर है, उसके अलावा ये राइडर कैरियर की नोब है, ठीक है, इससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। ये एक पेन दिया हुआ है, मतलब ये दो पेन दिए हुए हैं एक्चुअली में। यहाँ एक पॉइंटर एंड स्केल है, यहाँ एक पॉइंटर है और एक स्केल है ये वाला, ठीक है, पॉइंटर एंड स्केल, जहां पर हम देख सकते हैं मास को। लेवलिंग स्क्रू है, ये पेन रिलीज है और यहाँ पर एक बीम रिलीज पॉइंट दे रखा है। क्या दे रखा है? एक बीम रिलीज पॉइंट। तो ये हमारा एनालिटिकल बैलेंस है। इस एनालिटिकल बैलेंस की हेल्प से हम मास को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स फ्रैक्शन नेम्ड एज ग्राम, जो किलोग्राम का फ्रैक्शन है वो क्या है हमारा 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि बहुत कम अमाउंट केमिकल रिएक्शंस के लिए, देखो कोई भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो अगर हम उससे रिजल्ट आउटपुट या कुछ भी करना चाह रहे हैं तो 1 ग्राम, मिलीग्राम, राइट, 2 ग्राम, इतना ही हम लेते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है। अभी तो एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ चुके हैं, बट एनालिटिकल बैलेंस भी यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस। अब मूव करते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सब्सटेंस। एक सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। इट हैज द यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब, सो इन एसआई सिस्टम वॉल्यूम हैज यूनिट मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम इसकी यूनिट क्या बता दी जाती है? मीटर क्यूब। इन केमिस्ट्री लैबोरेटरीज स्मॉलर वॉल्यूम्स आर यूज्ड, आपको पता ही है, हेंस वॉल्यूम इज ऑफन डिनोटेड इन सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब। अ कॉमन यूनिट जो होती है लीटर, जिसमें हम जनरली मेजर करते हैं वॉल्यूम को, which is not an SI यूनिट, जो SI यूनिट है वो है मीटर क्यूब। इट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, जैसे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू किसके हो जाते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको लर्न करने। ये फिगर आपको हेल्प करेगा टू विजुअलाइज दीज रिलेशनशिप्स। देखिए यहाँ पर एक क्यूब दिया हुआ और आप समझिए ऐसी क्यूब्स मिलके एक बड़ा क्यूब दे रही है, तो एक बड़ा क्यूब और एक स्मॉलर क्यूब्स। आपको मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, जो स्मॉलर क्यूब है उसकी जो लेंथ है एक तरह से 1 सेंटीमीटर है। क्यूब है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम होगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ऐसे 10 क्यूब्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यूब्स इस तरीके से एक लाइन में लगाए हुए हैं, मतलब टोटल हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब इस बड़े वाले क्यूब की वॉल्यूम होगी 10 सेंटीमीटर। तो इसकी बड़े वाले क्यूब की अगर वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बड़े वाले क्यूब की अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सॉरी फॉर दैट, बड़े वाले क्यूब की अगर साइड जो है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, देन the volume of this cube will be 10 into 10 into 10, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1000 ml, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर। इस तरीके से आप इस रिलेशनशिप को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ठीक है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट, ब्यूरेट, ये हमारा होता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, ये हमारा ये पिपेट, ये हमारा ब्यूरेट और ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या है ये? हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए नॉन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। अगर कोई हमारी नॉन वॉल्यूम है किसी सॉल्यूशन की, ठीक है, अगर हमें पता हमें 500 ml बनाता है तो हम यूज करेंगे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या यूज करेंगे हम? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अगर कोई चीज मेजर करनी है कि कितनी, अगर मान लीजिए 90 ml लेना है तो हम यूज कर सकते हैं ग्रेजुएटेड सिलेंडर और उससे किसी और चीज में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है डेंसिटी। जैसा कि आप सभी को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी को डिफाइन हम कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स अमाउंट ऑफ मास, कितना मास है,
per unit volume. So SI unit of density can be obtained as follows. SI unit of density is equal to SI unit of mass divided by SI unit of volume. SI यूनिट जो मास की होती है वो होती है किलोग्राम, और SI यूनिट जो वॉल्यूम की होगी वो होगी मीटर क्यूब. कितनी वॉल्यूम की कितनी SI यूनिट होगी? मीटर क्यूब. तो आप इसको बोल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, है ना. डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल्स आर पैक्ड. भाई जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मास और उतनी कम वॉल्यूम. जितनी कम वॉल्यूम मतलब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज है. अगर पार्टिकल्स क्लोज है तो इस बात को हमें कौन बता सकता है? डेंसिटी. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ज्यादा डेंस है मतलब सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए. अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सॉलिड्स की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो तो ज्यादा अच्छे से पैक होते हैं. तो इफ डेंसिटी इज मोर इट मींस पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड. अगर डेंसिटी ज्यादा है तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है. नेक्स्ट आता है टेम्परेचर. देयर आर 3 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर. एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट और एक होता है केल्विन. अब इनमें से स्टैंडर्ड कौन सा है? केल्विन. मतलब एसआई यूनिट क्या है टेम्परेचर की? केल्विन. द थर्मोमीटर्स बेस्ड ऑन दीज स्केल्स आर शोन इन दिस फिगर. आप इस फिगर में देख सकते हैं. बहुत जरूरी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ टेम्परेचर के रिलेटेड. यहाँ पे 3 स्केल दिए गए फिर भी ना सेल्सियस ना फ़ारेनहाइट एब्सोल्यूट जीरो को नहीं दिखाता. एब्सोल्यूट जीरो जो जाती है वो केल्विन पे जाती है, मतलब 0 केल्विन. 0 केल्विन का मतलब डेफिनेटली टेम्परेचर अभी अप्रोचेस 0 हो चुका है, बट 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 0 नहीं हुआ, वो हुआ -273.15 केल्विन. देखो आप यहाँ पर देखेंगे स्केल केल्विन का, ये स्केल है आपका, सॉरी स्केल नहीं थर्मोमीटर सेल्सियस का, और ये है आपका फ़ारेनहाइट का. तीनों थर्मोमीटर्स आपके पास है. तो आप यहाँ पर देखिए 273.15 केल्विन पर सेल्सियस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. मूव करते हैं रूम टेम्परेचर की तरफ. जब हमने रूम टेम्परेचर की तरफ मूव किया तो आपने देखा 273.15 केल्विन से हम आ चुके हैं 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन पर. ये हमारा रूम टेम्परेचर है. 25 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू रहेगी 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. 25 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट में वैल्यू कितनी रहेगी? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट. फिर मूव करें हम नेक्स्ट टेम्परेचर 310 डिग्री केल्विन पर, 33 जिसको बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है. ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की जो वैल्यू रहेगी फ़ारेनहाइट में वो रहेगी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. फिर हम और मूव कर गए ऊपर 373 केल्विन पर, केल्विन वाले में. तो यहाँ से सेल्सियस में चेंज हुआ 0 से 100 डिग्री सेल्सियस. तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन. और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. इस तरीके से मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 373 केल्विन है वो आप क्या कहेंगे? 100 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन के इक्वल है. 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये टेम्परेचर के 3 स्केल आपको दिए गए हैं. टेम्परेचर के 3 स्केल में एक दिया गया आपको डिग्री सेल्सियस, एक दिया गया आपको डिग्री फ़ारेनहाइट और एक दिया गया आपको केल्विन. अगर आप तीनों को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं कि कोई से की भी वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस 0 नहीं हुई है, सिर्फ केल्विन की वैल्यू 0 तक जा सकती है. मतलब यहाँ पर 273.15 केल्विन है, हम इससे नीचे की तरफ आएंगे तो 0 केल्विन की तरफ मूव कर जाएंगे. बट यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका और एक पॉइंट पे आके ये भी 0 हो जाएगा. बट आपका केल्विन एक्चुअली मतलब 0 तक तो सभी जा सकते हैं, बट 0 पे एक्चुअली टेम्परेचर 0 नहीं हुआ है. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहाँ पे 0 हो जाए उसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट 0. ठीक है, और वो होता है केल्विन स्केल में. तो इसलिए केल्विन को क्या बनाया गया? एसआई यूनिट. Generally, the thermometer with Celsius scale are calibrated from 0 to 100 degree Celsius, where these two temperatures are the freezing point and the boiling point of water, respectively. But 0 degree Celsius is the freezing point of water and 100 degree Celsius is the boiling point of water at atmospheric pressure. The Fahrenheit scale is represented between, जनरली जो स्केल बनाया जाता है फ़ारेनहाइट वाला वो 32 डिग्री से लेके 212 डिग्री, मतलब 32 पे 0 डिग्री के इक्वल है वो सेल्सियस में. द टेम्परेचर्स ऑन द 2 स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अब इनके बीच में एक रिलेशन चल रही थी. 0 पे 32 है, 100 पे 212 डिग्री है, तो कैसे रिलेट करें इन चीजों को? तो रिलेट किया गया
The temperature on the two scales are related to each other by the following relationship. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या फिर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। मतलब ये हुआ कहने का कि आप फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। आप डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। द केल्विन स्केल इज रिलेटेड टू सेल्सियस स्केल एज फॉलोज। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस तरीके से आप केल्विन और डिग्री सेल्सियस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब डिग्री सेल्सियस से रिलेटेड है कौन? केल्विन स्केल। किस तरीके से? इस 273.15 के फैक्टर से। ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स नेगेटिव वैल्यूज आर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल नेगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। मतलब माइनस 273.15 केल्विन, व्हाट इज दिस? माइनस 273.15 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, या -1 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। इंटरेस्टिंग। सो इस तरीके से आप टेम्परेचर और को मेजर कर सकते हैं 3 स्केल की हेल्प से, केल्विन, सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। आपने एक चीज देखी कि आप डायरेक्ट केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। केल्विन से सेल्सियस जाएंगे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस आएंगे, सेल्सियस से केल्विन। आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है वो एक बार क्विकली रिकॉल कर देते हैं, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे विद ए पॉजिटिव नोट। तो जैसा कि हमने आज की क्लास में फिनिश किया है, क्या प्रॉपर्टीज, मैंने आपको मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। अगर कोई मैटर है तो उसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज तो दो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल चेंज होना जरूरी है। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम, जिसमें हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज को देखा था, 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज को। ठीक है, उनके सिंबल्स देखे थे, फिर हमने कुछ मल्टीपल्स, उनके प्रीफिक्स देखे थे, किस तरीके से उन मल्टीपल का यूज कर सकते हैं वो भी मैंने एज एन एग्जांपल आपको बताया था। उसके बाद हमने एसआई सिस्टम देखा था यूनिट्स का। उसके बाद हमने मास एंड वेट टर्म्स देखी थी, वॉल्यूम टर्म देखी, डेंसिटी को समझा और टेम्परेचर के स्केल्स देखे, और किस तरीके से इनके एसआई यूनिट्स देखिए, और किस तरीके से अगर किसी के डिफरेंट स्केल्स हैं, किसी के डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो उनको कैसे इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब जाना है, या फिर आपको कितने मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे ये निकालना है, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 10 लीटर, तो आप क्या करेंगे, 1000 इंटू 10 इजीली आ जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी मीटर क्यूब्स आर देयर इन 10 लीटर, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप मीटर क्यूब टू लीटर, मीटर सेंटीमीटर क्यूब टू लीटर, डेसीमीटर क्यूब टू लीटर, मीटर क्यूब टू मिलीलीटर, और इन सभी यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, so this is all about this today's class everyone. Thank you so much. I hope you got it, you got these concepts, and these are important. We are studying some basic concepts of chemistry, and we will be using this basic concepts in our further chapters, okay, upcoming chapters of this class. ठीक है, so thank you so much again.